पिछले 15-20 सालों में नोएडा और ग्रेटर नोएडा का बहुत तेज़ी से विकास हुआ है। इसके आसपास के गांव भी विकास की दौड़ में शामिल हो चुके हैं। ग्रेटर नोएडा क्षेत्र का गांव विसरख 20 साल पहले भले ही गांव था, लेकिन अब छोटे मोटे कस्बों से बेहतर है। यहाँ पर गौर सिटी 2 की टाउनशिप बन गई है। प्रशांत कुमार गौर सिटी 2 के गैलेक्सी नॉर्थ एवेन्यू 2 के फ्लैट नंबर A1468 में रहता था। बस उसके फ्लैट से 2 फ्लोर नीचे उसके दोस्त रूपेंद्र सिंह चंदेल का फ्लैट था। प्रशांत और रूपेंद्र के बीच गहरी दोस्ती थी। 28 अप्रैल 2019 को रविवार की छुट्टी थी। उस दिन शाम करीब 6:30 बजे प्रशांत घर पर ही था और पत्नी व बच्चों के साथ मॉल घूमने जाने की तैयारी में लगा था। और उसी वक्त उसके मोबाइल पर रूपेंद्र के बहनोई ओमवीर का फ़ोन आया। दोस्तों, क्या है पूरी कहानी और क्या कहना चाह रहा था ओमवीर, जानेंगे पूरे विस्तार से। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और इसके साथ ही कहानी को लास्ट तक सुनते रहें, क्योंकि कहानी बेहद ही पेचीदा और दिल दहला देने वाली है। और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपके कमेंट्स के जवाब मैं वीडियो के लास्ट में ज़रूर देती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आपका समय नहीं लेते हैं और जानते हैं कि आखिर ओमवीर ने फ़ोन क्यों किया था। ओमवीर इसी सोसाइटी के फ्लैट नंबर 244 में रहता था। ओमवीर ने फ़ोन कर प्रशांत को जो कुछ बताया उसे सुनकर वह चिंतित हो उठा। ओमवीर ने बताया था कि रूपेंद्र दोपहर में अपनी सफ़ेद रंग की फोर्ड फीगो कार लेकर घर से निकला था। उसे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। वह घर से पत्नी के गहने लेकर गाज़ियाबाद के पीसी ज्वेलर्स के पास गिरवी रखने के लिए निकला था, लेकिन 3.5 घंटे गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक वह घर नहीं लौटा है। ओमवीर ने यह भी बताया कि रूपेंद्र की पत्नी अमृता और खुद कई बार रूपेंद्र से फ़ोन पर संपर्क करने की कोशिश कर चुके हैं, मगर दूसरी ओर से कॉल रिसीव ही नहीं हो रही है। यह ऐसी बात थी जिसे सुनकर किसी को भी चिंता हो सकती थी। रूपेंद्र तो वैसे भी प्रशांत का बहुत अच्छा दोस्त था, लिहाजा वह फटाफट जीने की सीढ़ियां उतरकर रूपेंद्र के फ्लैट पर पहुंच गया। ओमवीर वहां पहले से ही मौजूद था। रूपेंद्र की पत्नी अमृता के चेहरे पर उड़ रही हवाइयाँ साफ बता रही थी कि वह बेहद ही परेशान है। प्रशांत ने जब अमृता से रूपेंद्र के बारे में पूछा तो उसने भी वही सब बताया जो कुछ देर पहले ओमवीर ने फ़ोन पर उसको बताया था। वह घबराते हुए बोली, भैया वो सोने के जेवर लेकर गए हैं। इतनी देर हो गई, ना तो वापस आए हैं और ना ही फ़ोन रिसीव कर रहे हैं। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आपको तो पता है कि यह इलाका कितना ख़राब है। यहाँ आए दिन लूटपाट और ना जाने क्या क्या होता रहता है। कहीं उनके साथ कुछ ऐसा वैसा तो नहीं हो गया। मैं चाहती हूँ कि एक बार आप लोग सोसाइटी से बाहर जाकर उन्हें आसपास के इलाके में भी देख लें। कहते कहते अमृता की आंखों में आंसू छलक आए। प्रशांत ने कहा, घबराइए मत भाभी जी, कुछ नहीं होगा रूपेंद्र को। हम लोग अभी पुलिस को खबर कर देते हैं। नहीं प्रशांत भाई, अभी हमें पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करना है। मैं चाहता हूँ कि पहले हम खुद लोगों के साथ मिलकर रूपेंद्र को तलाश कर लें। अगर वह नहीं मिलता है तो फिर पुलिस को सूचना दे देंगे। ओमवीर ने बीच में बात काटकर अपनी राय दी। प्रशांत बोला, हाँ यह भी ठीक है, पहले हम लोग ही तलाश कर लेते हैं। इसके बाद प्रशांत और ओमवीर सोसाइटी के दफ्तर में पहुँचे। वहाँ से ओमवीर ने सोसाइटी के गार्ड और ऑपरेटर का काम करने वाले सुमित को अपने साथ ले लिया। प्रशांत ने सोसाइटी में रहने वाले अपने दोस्तों संजीव और रॉबिन को भी साथ में ले लिया और इसके बाद वे सभी कार लेकर आसपास के इलाकों में रूपेंद्र को तलाश करने के लिए निकल पड़े। 1 घंटे में उन लोगों ने आसपास के 6-7 किलोमीटर का रास्ता देख लिया, लेकिन ना तो उन्हें कहीं रूपेंद्र की कार दिखाई दी और ना ही आसपास के इलाके में कहीं कोई दुर्घटना होने की जानकारी मिली। सभी लोग आगे की कार्रवाई पर विचार करने के लिए वापस सोसाइटी की तरफ लौटने लगे। तब तक रात के 10 बज चुके थे। गौर सिटी से कुछ दूर ब्रह्मा मंदिर है। जैसे ही वो लोग कार से मंदिर के पास गुजरे,
कि तभी सुमित ने चिल्लाकर कहा, सर कार रोको, रोको कार रोको। क्या हुआ भाई, कुछ हो गया क्या? कार की ड्राइविंग सीट पर बैठे प्रशांत ने कार की गति धीमी करते हुए सुमित से पूछा। सुमित ने मंदिर के पास सर्विस रोड की तरफ इशारा करते हुए कहा, सर वो देखो, वहाँ एक सफ़ेद रंग की कार खड़ी है। मुझे लगता है कि वह रूपेंद्र सर की ही है। सभी ने चौंकते हुए सर्विस रोड की तरफ देखा तो वहाँ वाकई में एक सफ़ेद रंग की कार खड़ी नजर आई। प्रशांत ने फौरन अपनी कार आगे बढ़ा दी। कुछ दूर आगे जाकर यू टर्न लेकर वह कार को सर्विस रोड पर लेकर आए, जहाँ पर सफ़ेद रंग की कार खड़ी हुई थी। पास पहुँचते ही प्रशांत ने देखा कि वाकई वह फोर्ड फिगो कार थी और उसका नंबर UP95J9096 था, जो रूपेंद्र की कार का था। कार का नंबर पढ़ते ही प्रशांत और ओमवीर साथियों के साथ जल्दी से नीचे उतरे और उन्होंने गाड़ी के शीशे से भीतर झांका तो उनके हलक से चीख निकल गई, क्योंकि कार के भीतर ड्राइविंग सीट पर खून से लथपथ रूपेंद्र का शव पड़ा था। प्रशांत व ओमवीर ने दरवाज़ा खोलकर रूपेंद्र को हिला डुला कर देखा तो पता चला कि रूपेंद्र की मौत हो चुकी है। ओ माय गॉड, मुझे जिस बात का शक था वही हुआ। लगता है बदमाशों ने लूटपाट करके रूपेंद्र को मार दिया है, कहते हुए ओमवीर ने अपना माथा पकड़ लिया। जिसकी तलाश में प्रशांत और उसके साथी निकले थे, वह तलाश पूरी हो चुकी थी। रूपेंद्र जिंदा तो नहीं मिला, अलबत्ता उसकी लाश जरूर मिल गई थी। उसकी मौत कैसे हुई, क्या हादसा हुआ, यह पता लगाना अब पुलिस का काम था। लिहाजा करीब 10:30 बजे प्रशांत ने पुलिस नियंत्रण कक्ष को फ़ोन कर इस घटना की सूचना दे दी। कुछ ही देर में पीसीआर की गाड़ी वहां पर पहुंच गई। ओमवीर ने भी तब तक अपनी पत्नी और रूपेंद्र की पत्नी को इस बारे में खबर कर दी थी। गौर सिटी के कुछ दूसरे लोग भी रूपेंद्र की लाश मिलने की सूचना पाकर वहां पहुंच गए। पीसीआर गाड़ी से आए पुलिस कर्मियों ने घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद यह खबर स्थानीय विसरक थाने को दे दी। विसरक थाने के एसएचओ मनोज पाठक पुलिस टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। उन्होंने घटना स्थल की जांच पड़ताल के बाद सीओ पीयूष कुमार सिंह, एसपी विनीत जायसवाल और फॉरेंसिक टीम को खबर कर दी और कुछ ही देर में फॉरेंसिक टीम और पुलिस अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच गए। जांच पड़ताल में पुलिस को घटना स्थल पर ऐसा कोई निशान नहीं मिला जिससे पता चल पाता कि रूपेंद्र की हत्या लूटपाट के लिए या लूटपाट का विरोध करने के कारण हुई है। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसकी हत्या उसके निवास से करीब 2.5 किलोमीटर की दूरी पर हुई थी। रूपेंद्र की पत्नी अमृता भी अपने 6 साल के बेटे आयुष्मान के साथ वहां पहुंच गई थी। पति की मौत के बाद एक पत्नी का दुख और सदमा उस पर क्या असर करता है, अमृता का विलाप देखकर समझा जा सकता था। ओमवीर की पत्नी शिखा, जो रिश्ते में अमृता की ननद थी, उसने कुछ दूसरी महिलाओं और लोगों के साथ मिलकर रो रही अमृता को सांत्वना दी। फॉरेंसिक टीम ने मृतक की कार के भीतर से फिंगरप्रिंट व दूसरी तरह के नमूने एकत्र कर लिए थे। मौके की कार्यवाही निपटाने के बाद इंस्पेक्टर मनोज पाठक ने रूपेंद्र का शव रात में ही पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया और साथ ही उन्होंने मृतक के परिजनों से इस मामले की एफआईआर दर्ज कराने के लिए लिखित शिकायत देने के लिए अगली सुबह थाना विसरत आने के लिए कह दिया। लेकिन हैरत की बात यह कि अगली सुबह रूपेंद्र की पत्नी या उसके बहनोई ओमवीर में से कोई भी थाने नहीं पहुंचा। हाँ, रूपेंद्र का दोस्त प्रशांत जरूर अपने दोस्तों को लेकर विसरक थाने पहुंच गया। इंस्पेक्टर पाठक ने जब उससे पूछा कि रूपेंद्र की पत्नी या परिवार के लोगों में से कोई एफआईआर कराने क्यों नहीं आया, तो प्रशांत ने बताया कि उसने रूपेंद्र के परिवार वालों से थाने चलने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि रिपोर्ट लिखाने से क्या होगा, इससे रूपेंद्र जिंदा तो नहीं आएंगे। परिजनों का जवाब बेहद चौंकाने वाला था, लेकिन पुलिस को जांच आगे बढ़ाने के लिए महज शिकायत की ज़रूरत थी। घटना से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा कोई भी शख्स शिकायत दर्ज कर सकता था। लिहाजा इंस्पेक्टर पाठक ने प्रशांत से ही लिखित में शिकायत लेकर 29 अप्रैल 2019 को धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने उसी दिन रूपेंद्र के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव उसके घर वालों को सौंप दिया। तब तक रूपेंद्र के पिता और भाई के अलावा उसके दूसरे रिश्तेदार तथा अमृता के परिजन भी पहुंच चुके थे। सुबह से ही इंस्पेक्टर पाठक ने रूपेंद्र हत्याकांड की जांच का मामला तेज कर दिया था। उन्होंने एसआई पीयूष और वीरपाल के नेतृत्व में एक पुलिस टीम का गठन किया। साथ ही उन्होंने एसपी की टीम के कांस्टेबल सुधीर और संजीव को मृतक के परिवार के सभी सदस्यों के मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल्स निकलवाने और उनके फ़ोन को सर्विलांस पर लगवाने की जिम्मेदारी भी सौंप दी। पुलिस टीम ने रूपेंद्र के परिजनों से पूछताछ की और इसके अलावा गैलेक्सी सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगालनी शुरू कर दी। कॉल डिटेल्स, सीसीटीवी कैमरों की फुटेज आदि की जांच के बाद पुलिस ने 1 मई को ओमवीर को हिरासत में ले लिया। ओमवीर मृतक का बहनोई था। इंस्पेक्टर मनोज पाठक ने थाने लाकर जब उससे थोड़ी सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपने खिलाफ पुलिस के पास मौजूद सबूतों को देखकर आसानी से सच उगल दिया। पुलिस के सामने जब रूपेंद्र की हत्या का सच आया तो सब हैरान रह गए, क्योंकि ओमवीर ने रूपेंद्र की हत्या अपनी सोसाइटी के गार्ड सुमित और एक अन्य साथी भूले के साथ मिलकर की थी। पुलिस की एक टीम ने उसी दिन उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। ओमवीर और उसके दोनों साथियों से पूछताछ हुई तो रूपेंद्र हत्याकांड की जो कहानी सबके सामने आई वो बेहद ही पेचीदा और दिल दहला देने वाली थी। रूपेंद्र सिंह चंदेल मूल रूप से उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के गांव मोहारी का रहने वाला था। उसके पिता अर्जुन सिंह चंदेल पीएसी में हेड कांस्टेबल हैं और इन दिनों उनकी नियुक्ति प्रयागराज में है। रूपेंद्र का एक मझला भाई राघवेंद्र भी शादीशुदा है और गांव में ही रहता है। राघवेंद्र वकालत की पढ़ाई कर रहा है। रूपेंद्र का एक छोटा भाई भी है जो दिल्ली में रहता है। रूपेंद्र ने एमबीए किया था और पढ़ाई पूरी करने के बाद सन 2012 में उसकी नौकरी ग्रेटर नोएडा की बिस्कुट कंपनी हिंस प्राइवेट लिमिटेड में लग गई थी। नौकरी लगने के 1 साल बाद सन 2013 में परिवार वालों ने उसकी शादी महोबा की रहने वाली अमृता सिंह चंदेल से कर दी। अमृता न सिर्फ सुंदर थी बल्कि पोस्ट ग्रेजुएट भी थी। अमृता से शादी के बाद रूपेंद्र की ज़िंदगी में तेज़ी से बदलाव आने लगा। 1 साल बाद ही वह एक बच्चे का पिता बन गया जिसका नाम आयुष्मान रखा। अमृता के जीवन में आने के बाद रूपेंद्र ने तेज़ी के साथ तरक्की की सीढ़ियां चढ़ी और वह सेल्स मैनेजर के ओहदे तक पहुंच गया। करीब 3 साल पहले उसने फोर्ड फीगो कार खरीदी थी और इसके बाद 1 साल पहले यानी मई 2018 में रूपेंद्र ने गैलेक्सी नॉर्थ एवेन्यू 2 में 35 लाख रुपए में 2 बेडरूम का फ्लैट भी खरीद लिया था। रूपेंद्र की अच्छी सैलरी भी थी और इसीलिए ये तमाम चीज़ें उसने लोन लेकर खरीदी। मकान खरीदने के बाद रूपेंद्र ने अपने मकान में 2-3 लाख रुपए खर्च करके इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कुछ काम भी कराया था। रूपेंद्र के फ्लैट में इंटीरियर का काम उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के मोहारी गांव के रहने वाले ओमवीर सिंह ने किया था। ओमवीर गैलेक्सी 2 सोसाइटी के फ्लैट नंबर E244 में अपने भाई कृष्णवीर तथा 2 रिश्तेदारों के साथ रहता था। ये सभी गौर सिटी की सोसाइटियों में इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम करते थे। उसने गैलेक्सी 2 सोसाइटी में भी करीब 20 से अधिक फ्लैटों का इंटीरियर डिज़ाइन किया था। रूपेंद्र को जब ओमवीर से बातचीत में यह बात पता चली कि ओमवीर भी ठाकुर है तो उसने अपने फ्लैट की इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम ओमवीर से ही कराया। कुछ दिन रूपेंद्र के घर में काम करने के दौरान ओमवीर और रूपेंद्र की दोस्ती हो गई। ओमवीर 4 भाइयों में सबसे बड़ा था। उसका एक छोटा भाई कृष्णवीर उसी के साथ ही काम करता था, जबकि बाकी दोनों भाई गांव में रहकर ही खेती करते थे। ओमवीर पढ़ा लिखा और अच्छे परिवार का लड़का था। जब रूपेंद्र से ओमवीर की दोस्ती हो गई तो रूपेंद्र के घर उसका अक्सर आना जाना भी हो गया। रूपेंद्र रोज़ाना सुबह को नौकरी पर निकल जाता और शाम को ही घर लौटता था, लेकिन ओमवीर का अपना काम था और वह ज़्यादातर गैलेक्सी सोसाइटी में ही रहता था और इसीलिए जब वह रूपेंद्र की गैर मौजूदगी में घर पर चला जाता था
चूँकि ओमवीर रूपेंद्र का दोस्त था, इसलिए ओमवीर जब भी रूपेंद्र की अनुपस्थिति में उसके घर जाता तो अमृता ओमवीर को एक पारिवारिक दोस्त की तरह सम्मान और सत्कार देती थी। शुरुआत में तो ओमवीर कभी कभार ही रूपेंद्र के घर आता था, लेकिन धीरे धीरे अमृता की खूबसूरती उसके मन में बस गई। इसके बाद वह रोज ही घंटों के लिए रूपेंद्र की गैर मौजूदगी में उसके घर जाने लगा। शुरू में ओमवीर और अमृता औपचारिक रूप से ही बातचीत करते थे, लेकिन जब ओमवीर का अक्सर आना जाना शुरू हुआ तो दोनों की झिझक भी दूर हुई और वे खुलकर बातचीत भी करने लगे। जनवरी 2019 में दोनों की झिझक इस कदर दूर हो गई कि ओमवीर अमृता से शारीरिक छेड़छाड़ भी करने लगा। जब अमृता ने इस तरह के हंसी मजाक का कोई विरोध नहीं किया तो ओमवीर की हिम्मत बढ़ गई और इसके बाद 1-2 कदम आगे भी बढ़ गया। उसने हंसी मजाक में पहले अमृता को 1-2 बार अपनी बाहों में भी भर लिया, लेकिन जब अमृता ने इसका कोई विरोध नहीं किया तो बात इसके आगे भी पहुंच गई। दरअसल रूपेंद्र जहां गंभीर और सीधे स्वभाव का युवक था, वहीं ओमवीर तेज तर्रार और आधुनिक विचारधारा का लड़का था। अमृता ओमवीर जैसे तेज तर्रार लोगों को पसंद करती थी और यही कारण रहा कि उसने कभी ओमवीर को किसी हरकत का बुरा नहीं मानने दिया। इससे ओमवीर की हरकतें और बढ़ने लगी और फिर एक दिन ऐसा भी आया कि दोनों के बीच मर्यादा की दीवार टूट गई और दोनों के बीच नाजायज़ रिश्तों ने जन्म ले लिया, समाज जिसको अवैध संबंध भी कहती है। अमृता ओमवीर के जिस्म का ऐसा चस्का लगा कि बाद में दोनों के बीच अक्सर ही यह खेल खेला जाने लगा। रूपेंद्र उनके खेल से पूरी तरीके से अनजान था। अमृता की शारीरिक ज़रूरतें पूरी होने लगी तो उसने धीरे धीरे पति में दिलचस्पी लेनी बंद कर दी। ओमवीर ही उसके लिए सब कुछ हो गया था, लेकिन ओमवीर के मन में कुछ और ही खिचड़ी पकने लगी। उसने सोचा कि अमृता के साथ अगर रूपेंद्र का ये मकान भी उसे मिल जाए तो नोएडा जैसी औद्योगिक नगरी में वह अपना बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकता है। लेकिन अब उसने धीरे धीरे अमृता के दिलो दिमाग में रूपेंद्र के खिलाफ जहर के बीज बोने शुरू कर दिए। अपनी लच्छेदार बातों में फंसाकर ओमवीर ने अमृता के दिमाग में नफरत भर दी। बात यहीं खत्म नहीं हुई। 2019 के फरवरी महीने में रूपेंद्र की मौसी की लड़की शिखा 15 दिन के लिए रूपेंद्र के घर रहने के लिए आई थी। शिखा अमृता जैसी खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन सीधी सादी थी। उसे देखकर ही ओमवीर के मन में ख्याल आया कि क्यों ना रूपेंद्र के घर में बेरोक टोक आने के लिए शिखा से शादी कर ली जाए। जब यह बात उसने अमृता से कही तो उसकी भी समझ में बात आ गई। अमृता ने इस बारे में पति से बात की तो रूपेंद्र को भी लगा कि जवान मौसेरी बहन के लिए अगर ओमवीर जैसा बिरादरी का ही लड़का मिल जाए तो इससे अच्छा और क्या होगा। ओमवीर ठीक ठाक कमा भी लेता है। रूपेंद्र ने जब महोबा में रहने वाली अपनी मौसी से बात की तो वह भी तैयार हो गई। फरवरी के आखिरी हफ्ते में दोनों परिवारों की रजामंदी से ओमवीर और शिखा की शादी हो गई। शादी के कुछ देर बाद ही शिखा अपने पति ओमवीर के पास नोएडा रहने के लिए आ गई। वह गैलेक्सी 2 सोसाइटी में पति के साथ रहती थी। शिखा का अभी गौना भी होना था, लिहाजा 10 दिन के बाद वह अपने मायके वापस चली गई। लेकिन इसी दौरान एक दिन न जाने क्यों रूपेंद्र को अमृता के किसी व्यवहार से शक हो गया कि ओमवीर से उसके संबंध कुछ अलग तरह के हो चुके हैं। हालांकि उसे सिर्फ शक था, लेकिन फिर भी उसके मन में शक का कीड़ा कुलबुलाने लगा। लिहाजा रूपेंद्र ने अमृता से ओमवीर से दूरी बनाकर रखने की बात कह दी। रूपेंद्र के ऐसा कहते ही अमृता समझ गई कि हो ना हो रूपेंद्र को उनके संबंधों पर शक हो गया है। अमृता ने जब यह बात ओमवीर को बताई तो उसे भी लगा कि उसे अगर अमृता व उसकी संपत्ति हासिल करनी है तो रूपेंद्र को रास्ते से हटाना होगा। यह काम करने का यही अच्छा मौका है। यह बात उसने अमृता से कही। अमृता तो उसके प्यार में अंधी हो चुकी थी, लिहाजा वह पति की हत्या कराने को भी तैयार हो गई। ओमवीर ने अमृता से कहा कि अगर वह कुछ पैसे खर्च कर दे तो वह ऐसे लोगों का इंतज़ाम कर देगा जो रूपेंद्र को उनके रास्ते से हटा देंगे। अमृता ने ओमवीर से कह दिया कि वह उसे पैसे दे देगी, वह भाड़े के हत्यारों का इंतज़ाम कर ले।
योजना के अनुसार अमृता ने इस दौरान ओमवीर से दूरी बना ली। उसे ओमवीर से जो बात करनी होती वह या तो उसे फ़ोन पर कर देती या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके बात कर लेती थी। इधर रूपेंद्र इस बात से अनजान था कि ओमवीर तथा अमृता उसके खिलाफ एक खूनी साजिश रच चुके हैं। इस साजिश को असली जामा पहनाने के लिए ओमवीर ने अपनी ही सोसाइटी के एक गार्ड सुमित को भी पैसे का लालच देकर अपने साथ शामिल कर लिया। सुमित हापुड़ जिले के बाबूगढ़ तहसील के गांव भड़ंगपुर का रहने वाला था। पिछले 2 सालों से वह गैलेक्सी 2 सोसाइटी में गार्ड की नौकरी कर रहा था। सुमित हैबतपुर गांव में किराए का एक कमरा लेकर रह रहा था। सुमित ओमवीर से कई बार कह चुका था कि वह ऐसा काम बताए जिससे उसे मोटी रकम मिल सके। उस रकम से वह अपना कोई काम धंधा शुरू कर लेगा। ओमवीर के कहने पर सुमित ने जिला बुलंदशहर के बीबी नगर के रहने वाले अपने एक दोस्त भूले को भी इस साजिश में शामिल कर लिया, लेकिन बिना पैसा लिए वे इस काम को अंजाम देने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने इस काम के लिए 3 लाख रुपए की मांग की। ओमवीर ने यह बात अमृता को बताई तो अमृता ने 23 अप्रैल को ओमवीर के साथ जाकर अपनी सोने की 2 चूड़ियाँ और एक हार बेचकर एडवांस में 1.5 लाख रुपए दे दिए। लालची ओमवीर ने इन पैसों में से 50,000 रुपये अपने पास रखकर 50,000 रुपये सुमित और भूले को दे दिए। बाकी की रकम उसने काम पूरा होने के बाद देने का वादा कर दिया। काम को अंजाम देने के लिए सुमित ने 8,000 रुपये में .32 बोर की कंट्री मेड पिस्टल और कुछ कारतूस खरीद लिए। अब सही मौका देखकर सुमित की हत्या की वारदात को अंजाम देने का प्लान बनाने लगा। 28 अप्रैल 2019 को रविवार का दिन था। रूपेंद्र की उस दिन छुट्टी थी। ओमवीर ने उस दिन को खास तौर से इसलिए चुना क्योंकि उन्हें जो कहानी बनानी थी उसके लिए रूपेंद्र की छुट्टी का दिन ही सबसे मुफीद लगा। ओमवीर छुट्टी के दिन अक्सर रूपेंद्र के घर उससे मिलने चला जाता था। उस दिन भी वह उसके घर आया। वे दोनों चाय पीकर निपटे ही थे कि अमृता ने रूपेंद्र से दोपहर के वक्त कहा कि रसोई की चिमनी खराब हो गई है, उसे दूसरी चिमनी खरीदने हैं। लिहाजा दोपहर के वक्त रूपेंद्र चिमनी खरीदने की बात कहकर अपने फ्लैट से निकला। रूपेंद्र के साथ लिफ्ट में नीचे तक ओमवीर भी आया, लेकिन वह नीचे आकर रूपेंद्र से यह कहकर अपने फ्लैट की तरफ बढ़ गया कि उसे हैबतपुर जाना है। वह पार्किंग से गाड़ी निकालकर सोसाइटी के बाहर उसका इंतज़ार करे। तब तक वह अपने फ्लैट से कुछ सामान लेकर आता है। रूपेंद्र अपनी कार निकालने के लिए पार्किंग की तरफ चला गया। तभी ओमवीर ने सुमित और भूले को सोसाइटी के बाहर पहुंचने को कहा। इतनी देर में ओमवीर अपने फ्लैट पर पहुंचा और वहां से पिस्टल और कारतूस जेब में रखकर सोसाइटी के बाहर पहुंच गया। रूपेंद्र को भी पार्किंग से कार लेकर बाहर पहुंचने में 15 मिनट का समय लगा। वहां रुककर वह ओमवीर का इंतज़ार करने लगा। सोसाइटी से थोड़ा आगे वह रूपेंद्र के पास पहुंचा तो उसने कुछ ही दूरी पर खड़े सुमित व भूले से पूछा, अरे भाई, तुम यहाँ कैसे खड़े हो? किसका इंतज़ार कर रहे हो? सुमित ने ज़ोर से चिल्लाकर कहा, भैया ऑटो का इंतज़ार कर रहे हैं, तिगड़ी गोल चक्कर तक जाना है। ओमवीर ने वहीं से चिल्लाकर कहा, अरे आ जाओ, रूपेंद्र भैया उधर ही जा रहे हैं, तुम लोगों को भी छोड़ देंगे। ओमवीर खुद तो रूपेंद्र की कार में बैठ गया। उसने रूपेंद्र से सुमित व उसके साथी को भी तिगड़ी गोल चक्कर तक लिफ्ट देने की सिफारिश कर कार में बैठा लिया। गर्मी के कारण गौर सिटी की हैबतपुर जाने वाली सर्विस रोड पर दिन के वक्त छुट्टी वाले दिन कुछ ज़्यादा ही सन्नाटा रहता है। सोसाइटी के करीब 2.5 किलोमीटर दूर जाने पर अचानक ओमवीर ने रूपेंद्र से कार रोकने को कहा तो रूपेंद्र ने बिना कुछ सोचे समझे कार रोक दी। कार रोकने के बाद उसने ओमवीर को जैसे ही पूछा कि क्या हुआ, कार क्यों रुकवाई, तो वह यह देखकर चौंक गया कि तब तक ओमवीर अपनी कमर में खोसे पिस्टल को निकालकर उसकी तरफ तान चुका था। जब तक रूपेंद्र को समझता तब तक ओमवीर ने उसकी कनपटी से पिस्टल सटाकर गोली चला दी। गोली चलते ही खून की धारा बहने के साथ ही रूपेंद्र का सिर स्टीयरिंग तक लुढ़क गया। उसे जब इत्मीनान हो गया कि वह ढेर हो चुका है
तो उन तीनों ने रुपेंद्र की घड़ी, पर्स, अंगूठी और गले में पहनी सोने की चेन निकाल ली ताकि पुलिस यही समझे कि मामला लूटपाट के लिए हुई हत्या का है। चूँकि दोपहर के वक्त इलाके में सन्नाटा था, इसलिए ना तो किसी ने गोली की आवाज़ सुनी और ना ही किसी ने उन्हें वारदात को अंजाम देते हुए देखा। इसके बाद तीनों वहां से निकले और पिस्टल बाकी बचे कारतूसों के साथ कुछ ही दूरी पर झाड़ियों के पीछे एक गड्ढे में फेंक दी। भूले वारदात के बाद अपने गांव चला गया था, जबकि ओमवीर तथा सुमित सोसाइटी में वापस आ गए। सुमित वापस आकर सोसाइटी में अपनी ड्यूटी करने लगा, जबकि ओमवीर ने घर पर आकर अपने कपड़े बदले क्योंकि उसकी शर्ट पर खून के निशान लग गए थे। इसके 3-4 घंटे बाद योजना के मुताबिक अमृता ने अपना नाटक शुरू किया। उसने ओमवीर को बुलाकर कहा कि अब सभी से यही कहना है कि रुपेंद्र घर से गहने लेकर निकला था। वह गहने उसे गाजियाबाद में पीसी ज्वेलर्स के पास गिरवी रखने थे और दोनों ने यही कहानी गढ़ी। उसी के बाद ओमवीर ने घटना का गवाह बनाने के लिए रुपेंद्र के पड़ोसी प्रशांत को फ़ोन करके इस बारे में बताया और उसके बाद रुपेंद्र को ढूंढने का नाटक शुरू हुआ। सब कुछ पहले से तय था। इन लोगों ने सुमित को इसलिए जानबूझकर साथ लिया कि वह नाटक रचते हुए उन्हें रुपेंद्र की कार तक ले जाए, और यही उसने किया भी। क्योंकि पुलिस को जांच के दौरान पता चला था कि रुपेंद्र का मोबाइल तो उसकी जेब में है, लेकिन उसका पर्स, अंगूठी और सोने की चैन उसके पास नहीं थी। इसलिए उस रात पुलिस भी इस वारदात को हत्या और लूटपाट का मामला समझ रही थी। लेकिन अगले दिन विसरक के एसएचओ मनोज पाठक को पहली बार रुपेंद्र की पत्नी अमृता का यह व्यवहार बहुत अजीब लगा कि पति की हत्या की सूचना के बाद जब वह घटनास्थल पर पहुंची तो उसने पुलिस को कोई शिकायत नहीं दी। बस यही कहती रही कि किसी ने जेवर लूटने के लिए उसकी पति की हत्या कर दी। अगले दिन भी जब उसने कोई शिकायत नहीं दी तो उस पर शक गहरा होता गया। जांच में एसएचओ का शक उस वक्त और भी ज़्यादा बढ़ गया जब अमृता से पूछताछ की तो वह एक ही रटाई थ्योरी के मुताबिक बेधड़क होकर मामले को लूटपाट का बताने पर अड़ी रही। जब उसने मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाई गई तो पता चला कि जिस समय दोपहर में रुपेंद्र को गोली मारी गई थी, उसी वक्त ओमवीर ने उसे फ़ोन करके लंबी बातचीत की थी और व्हाट्सएप पर कहा था कि काम हो गया है। हालांकि ओमवीर और सुमित ने पूछताछ में यह बताया था कि वे वारदात के वक्त सोसाइटी में थे, लेकिन वारदात के वक्त उनके मोबाइल की लोकेशन रुपेंद्र के मोबाइल की लोकेशन के साथ ही मैच हो रही थी। सोसाइटी के आउट गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच करने पर पता चला कि जिस वक्त रुपेंद्र सोसाइटी के बाहर अपनी कार लेकर निकला था, उसके 2-4 मिनट के अंतराल में ओमवीर तथा सुमित एक अन्य व्यक्ति के साथ पैदल सोसाइटी के बाहर निकले थे। इतना ही नहीं, सुमित और ओमवीर 1.5 घंटे बाद एक साथ सोसाइटी के अंदर प्रवेश करते हुए सीसीटीवी फुटेज में दिखे भी थे। ओमवीर और सुमित के बीच इसी दौरान हुई बातचीत और ओमवीर की अमृता के साथ लंबी लंबी बातचीत तथा व्हाट्सएप संदेशों ने भी पुलिस को ओमवीर तथा अमृता पर शक करने की वजह दे दी। ओमवीर पर पुलिस का शक उस वक्त यकीन में बदल गया जब 29 अप्रैल की सुबह रुपेंद्र के बैंक खाते से किसी ने 10,000 रुपये की 2 बार एटीएम में ट्रांजैक्शन की। इसका मैसेज पुलिस के कब्जे में मौजूद रुपेंद्र के फ़ोन पर आया तो पुलिस चौंकी। पुलिस की एक टीम उसी समय इस एटीएम की जांच करने के लिए गई। शाम होते होते सीसीटीवी की फुटेज देखने पर पुलिस को पता चला कि यह रकम एटीएम से ओमवीर ने निकाली थी। बस फिर क्या था, पुलिस के सामने सारी कड़ियाँ जुड़ती चली गई। पुलिस ने सबसे पहले ओमवीर को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की। उसने सारा सच उगल दिया और इसके बाद इंस्पेक्टर पाठक की टीम ने उसी दिन सुमित और भूले को भी धर दबोचा। जब तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया तभी अमृता को अपनी गिरफ्तारी की आशंका हो गई थी। पुलिस उस तक पहुंचती उससे पहले ही वह फरार हो गई। इंस्पेक्टर पाठक ने ओमवीर तथा उसके साथियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त पिस्टल और कई जिंदा सबूत भी बरामद किए।
पुलिस ने ओमवीर, सुमित और भूले को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया और इसके बाद पुलिस ने अमृता को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। सर्विलांस की मदद से आखिर 4 मई को अमृता को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उससे मिली जानकारी के बाद ओमवीर को एक बार फिर से पुलिस रिमांड पर लिया तो उसकी शिनाख्त पर पुलिस ने ज्वेलर्स के यहाँ से 1.5 लाख रुपए में बेचे गए आभूषण भी बरामद कर लिए। अगर पुलिस रूपेंद्र की हत्या को केवल लूटपाट का विरोध करने के दौरान हुई मौत पर ही अपनी जांच केंद्रित करती तो अमृता और ओमवीर की साजिश में कामयाब हो जाते। आरोपियों ने एक के बाद एक ऐसी कई छोटी छोटी गलतियां कर दी थी कि पुलिस धीरे धीरे उन कड़ियों को जोड़कर उन तक पहुंच ही गई। तो दोस्तों, फिर से एक बार नाजायज़ रिश्तों से हुई हत्या की कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।